डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि पूरी दुनिया इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 के चपेट में है। और आपको ये भी पता है कि इसका अब तक परमानेंट ट्रीटमेंट या इलाज अभी तक नहीं निकल पाया है। और इससे बचने का केवल एक तरीका है और वह है सोशल डिस्टेंस। तो आप अपने घर में रह करके सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, इससे बचाव कीजिए। लेकिन घर में रहते हुए भी सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रमुख बात यह है कि अपने पढ़ाई को आप कैसे जारी रखें, क्योंकि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, यह कोरोना वायरस कब खत्म होगा, ना आप जानते हैं और ना मैं जानता हूँ, है ना। तो चलिए, जहाँ तक आपके 12th के सिलेबस में आप लोग को जितना मैं बता चुका हूँ, उसके आगे से आज से ऑनलाइन वीडियो आपको फिलहाल यूट्यूब पर मैं भेज रहा हूँ, है ना, जिसके सहारे अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिए, घर में रहते हुए पढ़ाई कीजिए। और जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में करके आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। तो इसके पिछले क्लास में आप लोग को मैं 12th क्लास के सिलेबस में यूनिट पहला का तीसरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में शायद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक मैं आप लोग को बता चुका हूँ। तो आज से नया टॉपिक्स ही लेकर आया हूँ, शुरू कर रहा हूँ, जिसका नाम है बाबू गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस। इस गैमीटोजेनेसिस को हम लोग हिंदी में कहते हैं युग्मक जनन। ठीक है, युग्मक जनन। तो अब तक पीछे वाले क्लास में आपको ये बताए थे कि आखिर गैमीटोजेनेसिस में गैमीट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इस गैमीटोजेनेसिस अगर इसको आप वेल डिफाइन करना चाहें तो गैमीटो का मतलब हुआ गैमीट और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। सिंपल सा डिफिनेशन इसका आएगा। आप इतना ही कह दो कि गैमीट के बनने की क्रिया को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, चलिए, ये तो सिंपल सा डिफिनेशन बताया है ना। आपको फिर से एक बार बोलते हैं। आपको अब तक मैंने कहा कि गैमीट के बनने की क्रिया को गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। या इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर दो कि गैमीटोजेनेसिस वैसी क्रिया है जिसमें डिप्लॉइड प्राइमरी जर्म सेल से हैप्लॉइड गैमीट, तो हैप्लॉइड गैमीट में आता है बाबू ओवम और स्पर्म। एक फीमेल गैमीट है, एक मेल गैमीट है, के बनने की क्रिया हम लोग गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है ना, फिर से देखिए, गैमीटोजेनेसिस वैसी क्रिया है जिसमें डिप्लॉइड प्राइमरी जर्म सेल से हैप्लॉइड गैमीट अर्थात ओवम एवं स्पर्म का फॉर्मेशन तथा डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, अब देखो, अभी मैंने आपसे कहा ओवम और स्पर्म का फॉर्मेशन हो, है ना। तो एक है फीमेल गैमीट और एक है मेल गैमीट। तो इस आधार पर हम गैमीटोजेनेसिस को दो पार्ट में बांट सकते हैं, है ना। कौन कौन? तो एक सबसे पहला होगा जिसको हम लोग कहेंगे स्पर्मैटोजेनेसिस, और दूसरा हो जाएगा बाबू ooजेनेसिस। ठीक है, इस स्पर्मैटोजेनेसिस को आप हिंदी में कह सकते हैं शुक्र जनन, और इसको आप हिंदी में कहिएगा अंड जनन। ठीक है, गैमीट होता है दो तरह का, एक होता है स्पर्म, एक होता है ओवम। इस आधार पर हम लोग गैमीटोजेनेसिस को दो पार्ट में बांट दिए।
स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। तो ठीक है, अब इसका भी सिंपल सा डिफिनेशन होगा क्या? तो सबसे सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि स्पर्म के बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए दूसरा डिफिनेशन हम बोलते हैं, आप इसको इस वे में भी आप कर सकते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस वैसी क्रिया है जिसमें डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल, तो डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल को कहा जाता है बाबू स्पर्मेटोगोनिया, से हैप्लॉइड फंक्शनल मेल गैमेट, जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजुआ, के बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। अब देखिए, इसका तीसरा डिफिनेशन भी आपको हम बता रहे हैं, सिंपल में आप बोल सकते हैं, आप इतना ही कहो, स्पर्मेटोगोनिया का स्पर्मेटोजुआ में परिवर्तित होने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इनटू स्पर्मेटोजुआ इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। आप तीनों में से कोई एक डिफिनेशन याद रखिए, है ना, अगर आता है एग्जाम में तो इजी वे में लिखा जाएगा। चलिए अब इसके हम प्रोसेस की बात करें। तो देखिए, आप लोग को भी पता है कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं, उन जीवों में इस गैमेट के फॉर्मेशन का मेथड अलग है, ठीक ना, क्योंकि जीवों में रिप्रोडक्शन का मेथड ही अलग है। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सीजन के आने पर ही रिप्रोडक्शन की क्रिया को परफॉर्म करता है, जबकि कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसमें कंटिन्यूअस वे में रिप्रोडक्शन की क्रिया हो सकती है, जिसके लिए कोई पर्टिकुलर सीजन की आवश्यकता नहीं होता है। तो जितने भी सीजनली ब्रीडिंग एनिमल हैं जो किसी ब्रीडिंग सीजन के आने पर रिप्रोडक्शन की क्रिया को परफॉर्म करते हैं, उन जीवों में टेस्टिस और उसका स्पर्मेटोजेनिक टिश्यू जो होता है वो केवल ब्रीडिंग सीजन में ही फंक्शनल होता है। जैसे एग्जांपल में हम बात करते हैं बैट का, ऊटर का और लामा का। ये तीन जंतु, क्या क्या बताए, बैट, ऊटर और लामा, ये तीन ऐसा जीव है जिसमें ब्रीडिंग सीजन के आने पर इसका टेस्टिस बड़ा और फंक्शनल होता है और यह एब्डोमेन से स्क्रोटम में पहुंचता है, और जैसे ही ब्रीडिंग सीजन समाप्त होता है ये टेस्टिस फिर से रिड्यूस्ड मतलब छोटा हो जाता है, नॉन फंक्शनल अक्रियाशील हो जाता है और वापस एब्डोमेन में चला जाता है। जबकि कुछ ऐसे भी जंतु हैं, जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन मेल हम लोग हो गए, है ना, लॉयन है, बुल है, टाइगर है ना, डॉग है, ठीक है, इन सभी जंतुओं में टेस्टिस जो होता है यह हमेशा एब्डोमेन के बाहर स्क्रोटम में मौजूद रहता है। इन सब के अलावे बहुत सारे ऐसे जीव हैं, जैसे एलिफेंट हो गया, हाथी की बात करें, बहुत सारा एक्वेटिक मैमल्स है, जलीय स्तनधारी जीव है, जैसे में आता है व्हेल है, सील है, डॉल्फिन है, एक्टिडना है ना, ये सब कुछ ऐसे जंतु हैं जिसमें टेस्टिस हमेशा एब्डोमेन के अंदर होता है। तो देखो, तो अब तक आपको तीन तरह का जंतु बताया, क्या क्या, एक वैसा जंतु जिसमें ब्रीडिंग सीजन आएगा तो उसका टेस्टिस और स्पर्मेटोजेनिक टिश्यू बड़ा और फंक्शनल होगा और वह एब्डोमेन से स्क्रोटम में आएगा।
एग्जाम्पल में बताए, बैट, ऊटर और लामा। इन तीनों जंतुओं में जब ब्रीडिंग सीजन खत्म होगा तो वापस क्या होगा, एब्डोमेन में चला जाएगा। जबकि कुछ ऐसे भी जंतु आपको हम बताए जिसमें टेस्टिस हमेशा एब्डोमेन के बाहर स्क्रोटम में ही मौजूद रहता है। एग्जाम्पल में बताए, ह्यूमन मेल है, बुल है, लॉयन है, टाइगर है। जबकि कुछ और भी जंतु जिसमें टेस्टिस हमेशा एब्डोमेन के अंदर ही रहता है, और उसके एग्जाम्पल में बताए जैसे एलिफेंट है, व्हेल है, सील है, डॉल्फिन है, एकिडना है, ये सब चीज। ये स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया होती है भाई, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, जबकि आगे आपको हम बताएंगे कि oogenesis की जो क्रिया होती है ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक निश्चित समय के आने पर यह शुरू होता है और एक निश्चित अवस्था के आने पर यह अपने आप बंद भी हो जाता है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया एक बार अगर प्रारंभ हुई तो आजीवन, मरते दम तक, जब तक वो जीव मर न जाए तब तक उसके टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन जारी रहेगा, है ना। अर्थात यह एक प्रकार का कंटिन्यूअस प्रोसेस में आता है। यहां तक कोई दिक्कत? आगे देखिएगा। अब हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के मैकेनिज्म का, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस के हम मैकेनिज्म की बात करें, इसका प्रोसेस क्या है, इसकी विधि क्या है, आखिर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है कैसे, ठीक ना। तो अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो चलिए छोटा सा डायग्राम है ना, इस डायग्राम के तहत आप पूरी तरह से आप समझ सकते हैं। यहां पे हम लिखते हैं बाबू मैकेनिज्म, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे विधि। इस मैकेनिज्म में क्या क्या आता है, तो चलिए इसके डायग्राम में थोड़ा सा आप केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिएगा, इसमें से सबसे ऊपर का ये वाला जो सेल है, इसको हम लोग कहते हैं डिप्लॉइड प्राइमरी जर्म सेल, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डिप्लॉइड स्पर्म मदर सेल, या इसी को कहा जाएगा जर्म सेल। यहां पे होता है माइटोसिस, डिवीजन, हिंदी में कहेंगे समसूत्री विभाजन। यहां पे बन गया, इसको आप कहिएगा स्पर्मैटोगोनिया। ये हो गया डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट। यहां पे हुआ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, इसको कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मैटोसाइट। यहां हो जाएगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन। ये हो जाएगा बाबू स्पर्मैटिड। और नीचे अब यहां पे देखिएगा, यहां से यहां तक का प्रोसेस ये कहलाता है फेज ऑफ
मल्टीप्लीकेशन, नीचे का ये वाला पार्ट कहलाएगा फेज ऑफ ग्रोथ, और इसके नीचे में यहां तक आइए, ये कहलाएगा फेज ऑफ मैच्योरेशन, और सबसे नीचे ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। देखिएगा इस पूरे डायग्राम में आपको हमने क्या क्या लिखा। सबसे ऊपर में है डिप्लॉइड स्पर्म मदर सेल या जर्म सेल, यहां पे लिखे हैं माइटोसिस डिवीजन, हिंदी में कहते हैं समसूत्री विभाजन। ये वाला है, इसको लिखे हैं स्पर्मेटोगोनिया, इसको लिखे हैं डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये है बाबू, यहां पे हुआ है पहला मियोटिक डिवीजन, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहां पे हुआ सेकेंड मियोटिक डिवीजन, द्वितीय है ना अर्धसूत्री विभाजन, नीचे लिखा हुआ स्पर्मेटिड। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। यहां से देखिएगा, सबसे पहले है फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, फिर है बाबू फेज ऑफ ग्रोथ, तब नीचे है फेज ऑफ मैच्योरेशन, और नीचे का प्रोसेस जो है ये है स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखिए, ये पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया होती है, यह मुख्य रूप से 2 भाग में बटा होता है। कौन कौन? तो एक सबसे पहला हम बात करते हैं, पहला फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, मतलब स्पर्मेटिड का बनना, एक यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट, एक प्रोसेस पूरा इसमें आया। और दूसरा जो प्रोसेस आता है जिसको कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, हिंदी में कहते हैं इसको शुक्राणु जनन। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया होती है ये 2 भाग में बटा होता है। पहला होगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और दूसरा होता है बाबू स्पर्मियोजेनेसिस। चलिए, यहां पर बहुत जगह हम लिखे हैं डिप्लॉइड है, जिसको हम इंडिकेट करते हैं 2n, हैप्लॉइड है तो n से। ये डिप्लॉइड हैप्लॉइड आपको हम पीछे वाले क्लास में बता चुके हैं, फिर भी एक बार हम बता देते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है, आपको पहचानने के लिए आएगा, है ना, आइडेंटिफाई हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ऐसे करके, जिसमें आपका नाम दिया रहेगा, ऑर्गन का नाम, सेल का नाम दिया रहेगा, और उसमें आपको पता लगाना है या बताना है कि कौन हैप्लॉइड है और कौन डिप्लॉइड। ये डिप्लॉइड और हैप्लॉइड जो होता है ये क्रोमोसोम के नंबर को इंडिकेट करता है ना, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की दुगनी संख्या को हम लोग कहते हैं डिप्लॉइड, जिसको इंडिकेट किया जाता है 2n से। और क्रोमोसोम के आधी संख्या को, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम इंडिकेट करते हैं, उसको कहते हैं हैप्लॉइड, इंडिकेट किया जाता है n से बाहर। जैसे अब हम बात करते हैं मनुष्य के एक सेल की बात करते हैं, तो मनुष्य के एक सेल में क्रोमोसोम का नंबर होता है 46। ये 46 जो नंबर है ये डिप्लॉइड नंबर को इंडिकेट कर रहा है, ये 2n है। अब इसका आधा कर दो तो आ जाएगा 23, इसको इंडिकेट करेंगे n से। तो जितने भी गैमिट बनते हैं, है ना, जितने भी गैमिट बनते हैं, है ना, वो गैमिट मींस स्पर्म हो या ओवम हो, वो सब रहता है हैप्लॉइड कंडीशन। लेकिन बॉडी का जो सोमैटिक सेल है ये होता है डिप्लॉइड कंडीशन, ठीक ना। तो देखिए, मींस ऐसा कहा जाता है बॉडी में जितने भी सेल है, मैक्सिमम सेल तो सोमैटिक सेल है, सब तो डिप्लॉइड में है, केवल गैमिट जो होता है, ये सेल जो होता है हैप्लॉइड होता है ना। इसलिए अब डिप्लॉइड सेल के बीच में अगर हैप्लॉइड हो, है ना, उस सेल को डिप्लॉइड रहने देगा, बॉडी का डिप्लॉइड सेल उसको स्टोरेज नहीं कर पाता है। मतलब गैमिट अगर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनता है ना, वो किसी भी वे में हो, एक लिमिटेड वे के बाद वो आपको बॉडी से बाहर निकलना ही उसको होता है बाबू, क्योंकि बॉडी का और सब सेल डिप्लॉइड, वो जो डिप्लॉइड है वो तो रहने देगा नहीं। अगर कौवा का झुंड में एक बगुला आ जाए, है ना, तो बगुला रह पाएगा? कभी संभव नहीं होता है ना। अपने जाति वाले को ही अपने में एक्सेप्ट कर सकता है ना। इसीलिए फीमेल में भी वो क्रिया होती है कि ओवम बनेगा, अगर फर्टिलाइज हुआ तो मतलब जब तक वो डिप्लॉइड कंडीशन में आ ना जाए तब तक उसका बॉडी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, है ना।
अगर हैप्लॉइड में रहेगा तो एक लिमिटेड वे में उसको वहां से बॉडी से क्या होना है, निकलना है। तो देखिए कौन डिप्लॉइड कौन हैप्लॉइड, तो आपको एक छोटा सा चीज पहले बताए थे कि बॉडी में जितने भी गोनैड्स होते हैं, है ना, वो सब डिप्लॉइड होता है, उसका सेल डिप्लॉइड में आएगा, और गैमेट जो होता है बाबू ये हैप्लॉइड होता है। जैसे अब स्पर्म, हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। स्पर्म ये बनता है बाबू टेस्टिस में, उसी तरह से ओवम बनता है ओवरी में, है ना। तो स्पर्म हो गया गैमेट और टेस्टिस हो गया जहां ये बन रहा है वो हो गया गोनैड्स। तो गोनैड्स होगा डिप्लॉइड, मतलब टेस्टिस जो होगा वो डिप्लॉइड 2n से इंडिकेट करेंगे, और स्पर्म जो होगा वो हैप्लॉइड होगा, उसको n से इंडिकेट करेंगे। उसी तरह से ओवम जो है ना, ये बन रहा है, ओवम बनता है, अंडाणु बनता है कहाँ, ओवरी में। ओवरी जो है ये तो डिप्लॉइड है ना, लेकिन ओवम जो बन रहा है वो हैप्लॉइड है। यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, चलिए मैंने आपसे कहा था स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया होती है ये दो पार्ट में बता होता है। एक पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और दूसरा होता है बाबू स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मेटिड बनता है कैसे, यहां तक हम लोग कैसे पहुंचते हैं, इसमें ये तीनों फेज में कौन कौन सी क्रियाएं होती है ना, इसके बारे में अगले वीडियो में आपको अपलोड करेंगे, ठीक है ना। यहां तक जो भी बताए आप थोड़ा सा केयर करके, है ना, समझिएगा। जहां दिक्कत हो कमेंट में आप लोग बता देंगे, है ना। इसका प्रोसेस अगले वीडियो में फिर से अपलोड करेंगे।